नमस्कार, स्वागत है आपका एच एन 24/7 पर। मैं हूं आपके साथ योगेश आर्य। राज्य के तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा विधायक भरत सिंह चौधरी जी। उनसे बातचीत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर, प्रधानमंत्री जी के 11 साल पूरे हुए हैं। उन 11 साल के कार्यकाल को आप किस दृष्टि से देखते हैं और किन किन महत्वपूर्ण, अगर हम बातें करें तो किन किन महत्वपूर्ण उपलब्धियां जो हैं इन 11 सालों में रही हैं? देखिए, सच बात अगर कहूँ तो ये जो 11 साल है आज़ादी के बाद भारत का जो लगभग 76 सालों का सफ़र है, उसमें ये 11 साल बिल्कुल अलग हैं, जिसमें पहली बार देश ने ये महसूस किया कि भारत एक कभी हम इस बात को लेकर के बहुत गौरवान्वित अपने को महसूस करते थे कि हम गुटनिरपेक्ष देश हैं, हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन आज दुनिया के अंदर जितने भी गुट हैं, भारत के बिना, चाहे वो G7 हो, चाहे G20 हो, चाहे चाहे जो 4 देशों का ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत, इनका जो क्वाड बना है, भारत के बिना की भूमिका के बिना ये सारे संगठन आज अधूरे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जहाँ तक इस बात का सवाल है कि किन क्षेत्रों में हुआ है, मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा क्षेत्र हो जो छूट गया हो, चाहे वो निर्माण का क्षेत्र हो, चाहे हम मेक इन इंडिया की बात करें, मेड इन इंडिया की बात करें, हम स्टार्टअप्स की बात करें, हम डिजिटल इंडिया की बात करें, हम स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें, कोई भी क्षेत्र जो है अछूता नहीं रहा। मोदी एक ऐसा व्यक्तित्व है आज की तारीख में, जिसको हम कह सकते हैं कि लार्जर देन लाइफ उनकी ये जो छवि है वो भारतवर्ष में है। और स्वच्छता से लेकर, शौचालय से लेकर, बैंकिंग से लेकर, किसानी से लेकर, खेती से लेकर, कोई भी सेक्टर जो है उनकी नज़र से अछूता नहीं रहा। यहाँ तक कि जो हज़ारों कानून ऐसे थे जो निरर्थक और जिनकी कोई प्रासंगिकता अब बाकी नहीं रह गई थी, उनको भी मोदी जी ने दूर कर दिया। आपको ध्यान होगा, एक ज़माने में बच्चा अपने सर्टिफिकेट अटेस्ट करने के लिए जो गजेटेड ऑफिसर है उसकी ढूंढ खोज करता रहता था, बड़ी मिन्नतें करता था। आज वो अपने जो प्रमाण पत्र हैं उनको स्वयं अटेस्ट कर सकता है। तो इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे भी उनका ध्यान रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जो संवेदनशीलता अभी तक हमारे जितने भी नेता हुए हैं इस देश में, जितनी संवेदनशीलता मोदी जी ने दिखाई है, शायद वो दुर्लभ है आज तक। सर, कानूनों की अगर बात करें तो कई ऐसे कानून थे, कई ऐसे संशोधन जो है हुए हैं, कई ऐसी बड़ी उपलब्धियां, चाहे वो जम्मू कश्मीर से 370 हटना हो। इन तमाम विषयों को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, भारत 1947 में आज़ाद हो गया था, लेकिन चाहे आईपीसी हो, सीपीसी हो, सीआरपीसी हो, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट हो, आप देखते हैं कि लगभग सारे एक्ट 1860 के थे। किसी भी सरकार ने इस बात की जहमत नहीं उठाई कि एक बार उनका रिव्यू कर ले कि उनकी आज कितनी प्रासंगिकता देश में रह गई है। लेकिन मोदी जी ने इस बात को समझा कि ये आधुनिक भारत है, आज नई परिस्थितियां हैं, चाहे वो सामाजिक दृष्टिकोण से हम देखें, आर्थिक दृष्टिकोण से हम देखें, इन नई परिस्थितियों में वो सारे कानून, उनमें से बहुत सारे कानून जो है वो अप्रासंगिक हो चुके थे। इसीलिए उन्होंने सब में, लगभग सभी जो हमारे इस तरह के कानून थे, चाहे वो दंड संहिता थी, अब वो न्याय प्रक्रिया संहिता के रूप में हमारे सामने है। यूसीसी को लेकर के आपने देखा है कि हमारे भाजपा शासित गोवा में पहले से यूसीसी लागू थी।
उसको कह सकते हैं कि वो आज़ादी के समय से थी। आज़ादी के बाद उत्तराखंड पहला स्टेट बन गया है और आज लगभग सभी भाजपा शासित प्रदेश उसको रेप्लिकेट करने के लिए उसका अध्ययन कर रहे हैं। सर प्रधानमंत्री जी की तपोभूमि उत्तराखंड, वो कहते हैं कि मैं जब जब यहाँ आता हूँ मेरा एक अलौकिक यहाँ का संगम रहता है, संबंध रहता है। मैं हर बार यहाँ आता हूँ तो मुझे अपनी पुरानी बातें याद आती हैं, हमने यहाँ तप किया, समय व्यतीत किया। और विशेष लगाव के चलते यहाँ पर जो परियोजनाओं की बात होती है तो कई ऐसी परियोजनाएं हैं केंद्र से जो लगातार संचालित हो रही हैं और विकास के क्षेत्र में नई चीज़ें तब्दील हो रही हैं। आप कैसे देखते हैं कि इन पूरे 11 सालों में उत्तराखंड के विशेष तौर पर अगर देखा जाए किस तरह की उपलब्धियाँ मिली हैं? देखिए, उत्तराखंड देवभूमि के रूप में पूरे विश्व में जाना जाता है और देश के 4 धामों में से एक धाम बद्रिकाश्रम हमारे उत्तराखंड में स्थित है और 4 मिनी धाम यहाँ पर हैं। इसको अपनी सामाजिक संरचना के आधार पर सैन्य प्रदेश का भी दर्जा हासिल है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय सशस्त्र सेनाओं में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व रहा है, उसका रिप्रेजेंटेशन रहा है, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अपनी आबादी के अनुपात में कई गुना, आज मैं आपको उदाहरण के लिए बोलूं, आज ही एक पासिंग आउट परेड जो है वो IMA में हो रही है, जिसमें लगभग 450 के करीब कैडेट्स भारतीय सेना में सम्मिलित होंगे। मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं मालूम है, लेकिन उसके बाद भी बिना किसी जानकारी के भी मैं कह सकता हूं कि उनमें से उत्तराखंड की जो संख्या होगी वो एक सीजेबल नंबर जो है उत्तराखंड का होगा। उसके अलावा आपने देखा कि ऋषिकेश करण प्रयाग जो रेलवे लाइन थी, इसकी परिकल्पना आज़ादी से पहले जो विक्टोरिया क्रॉस दरमान सिंह नेगी थे, उनकी ये परिकल्पना थी। पूर्ववर्ती कांग्रेसी सरकारों ने काफ़ी नौटंकियां की, उसके फाउंडेशन स्टोन लगाए, लेकिन उससे आगे एक इंच भी बात नहीं बढ़ी। मोदी जी आए तो आज 16,000 करोड़ की वो परियोजना लगभग अंतिम चरण में है और 1-1.5 साल के अंदर रेलवे लाइन का जो सपना है वो पूरा हमारा होने जा रहा है। 900 किलोमीटर की जो ऑल वेदर रोड 12,000 करोड़ की लागत से लगभग अपने कंप्लीशन पे है, बन करके तैयार है। आजकल जो है जो सेंसिटिव जोन है वहाँ पे उनके ट्रीटमेंट का काम चल रहा है। औद्योगिकरण की अभी मैं देख रहा था कि अगर औद्योगिकरण, जिस उत्तराखंड प्रदेश को ये माना जाता था कि ये एक उद्योग शून्य प्रदेश है, आज आप देखें, चाहे हैदराबाद में देखें, चाहे आप जो इंडस्ट्रियल एरिया देहरादून में है सेलाकुई का, आप रुद्रपुर में देख लीजिए, आप हल्द्वानी में देख लीजिए, आज उद्योग धंधों में भी औद्योगिक क्रांति की अगर हम बात करें तो प्रदेश पूरे देश में दूसरे या तीसरे नंबर पे उत्तराखंड पहुंच चुका है। तो हम कह सकते हैं प्रति व्यक्ति आय के दृष्टिकोण से भी आप देखें तो पिछले 11 सालों में इसमें ज़बरदस्त तरक्की जो है उत्तराखंड ने हासिल की है और यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। शिक्षा को लेकर के आप देखिए, आज हमारा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी गढ़वाल विश्वविद्यालय है वो इतनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। NIT की स्थापना जो है श्रीनगर में हो चुकी है। तो मैं कह सकता हूं कि मोदी जी का, क्योंकि एक ये देवभूमि है और देवभूमि के प्रति जो एक आध्यात्मिक झुकाव हर भारतवासी का होता है, और मोदी जी ने क्योंकि अपने प्रारंभिक दिनों में काफ़ी समय उत्तराखंड में व्यतीत किया है, तो निश्चित रूप से उनका एक भावनात्मक लगाव भी इस प्रदेश से है। आपने देखा 2013 में जब केदारनाथ की आपदा आई थी और ये मान लिया गया था कि इसको केदारनाथ के रिहेबिलिटेशन में, इसके पुनर्वास में लगभग मिनिमम 10 साल का समय लगेगा, लेकिन आपने देखा कि मोदी जी जब
17 में, 18 में, 19 में, हर वर्ष जो है केदारनाथ की उन्होंने यात्रा की। तो आज केदारनाथ में जो दर्शनार्थी हैं उनकी संख्या में गुणात्मक वृद्धि हुई है। एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है उसको हम देख सकते हैं कि 20 लाख, और इस वर्ष तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये आंकड़ा 25 लाख तक भी जा सकता है। और हमारे उत्तराखंड के पहाड़ी ज़िलों की जो आर्थिकी है वो पूरी तरह से इसी पर्यटन पे, ये धार्मिक पर्यटन पे टिकी हुई है। तो जितना यहाँ पर पर्यटक आएगा, आपने देखा ऋषिकेश आज जो है हमारी जो एडवेंचर गेम है उनकी एक कैपिटल बन चुकी है। जिस तरह से वहाँ पे राफ्टिंग का, बंजी जंपिंग का और तरह की जो एडवेंचरस गेम है उनकी वो कैपिटल बन चुका है। तो उससे भी जो उत्तराखंड के बेरोजगार हैं उनको एक ज़बरदस्त बूस्ट हासिल हुआ है। सर आपने चार धाम की बात की और कहा कि इस बार जो है बड़ी उम्मीद जताई जा रही है। 27 लाख के करीब आंकड़ा जो है वो चारों धामों का पहुंच गया है। आप कैसे देखते हैं व्यापार की दृष्टि से भी, और ये जो आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है उस दृष्टि से भी, और लगातार जो है हालांकि मौसम तो चेंज हो रहा है लेकिन आस्था जो है वो इस बार देखी जा रही है कि 27 लाख तक का आंकड़ा अभी तक पहुँच चुका है। देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा, ये हमारी पहाड़ के उन पर्वतीय जिलों का जहाँ पे हमारे चार धाम स्थापित हैं उनकी आर्थिकी का मूल आधार है ये धार्मिक पर्यटन। और जिस तरह से पिछले कुछ सालों में इसमें ज़बरदस्त इजाफा हुआ है, बेशक ये अनएक्सपेक्टेड था, अनपेक्षित था, आशातीत जिसको हम कह सकते हैं कि हमारी उम्मीदों से भी कई ज़्यादा लोग यहाँ पर आए। तो हो सकता है कि कुछ बातों को लेकर के हम पूरी तरह से तैयार न रहे हों, लेकिन इस बार धामी जी ने बहुत संवेदनशीलता का परिचय देते हुए यात्रा के जितने स्टेक होल्डर हैं, जो व्यापारी हैं, डंडी कंडी घोड़े खच्चर वाले, सबको विश्वास में लेकर के, उनकी राय लेकर के जो एक नई शुरुआत की है, तो उससे काफ़ी सुधार भी इसमें देखा गया है। और एक जो सबसे बड़ा काम पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने किया है, जो शीतकालीन यात्रा की जो शुरुआत की गई है, मैं हमेशा कहता हूं कि ये उत्तराखंड के इतिहास में एक गेम चेंजर साबित होने जा रहा है। क्योंकि जो हमारी परंपराएं हैं वो, उनका कोई धार्मिक आधार नहीं था। उसको सिर्फ ग्रीष्म काल में यात्रा करने का कोई धार्मिक आधार या आध्यात्मिक आधार ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि उस ज़माने में पहाड़ अत्यंत दुर्गम थे और सर्दियों में यहाँ यात्रा करना संभव नहीं था। इस वजह से जो है यात्रा का जो समय था वो ग्रीष्म काल में रखा गया था। लेकिन आज परिस्थितियाँ पूरी तरह से बदल चुकी हैं। हर छोटे से छोटे स्टेशन को कनेक्टिविटी मिल चुकी है। तो ऐसी परिस्थिति में जो शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की गई है, आने वाले समय में उत्तराखंड के लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाली है। चलिए सर, बातचीत का जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे और बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद फिर हाजिर हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए भाजपा विधायक भरत सिंह जी मौजूद हैं, लगातार बातचीत कर रहे हैं राज्यों के तमाम विषय पर। सर, बातचीत हो रही थी कनेक्टिविटी को लेकर, और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में अगर देखें तो कितने बड़े आयाम जो हैं इस क्षेत्र में छुए गए हैं सरकार द्वारा, और केंद्र से भी कितना जो है मदद जो है वो सरकार को मिली। देखिए, मैं आपको जो डाटा देने वाला हूँ वो अपने आप में आपको बहुत आश्चर्य होगा उसको सुन करके कि अकेले प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज़ 4 में 1492 सड़कों को जो है वो एक तरह से अप्रूवल NRRDA से मिल चुका है। और आने वाले 2 सालों में जब इन सड़कों का यहाँ पर निर्माण होगा तो हम ये कहने की स्थिति में आ जाएंगे कि हमने लगभग सभी गांवों को कनेक्टिविटी, 100% कनेक्टिविटी हम दे चुके हैं। हालांकि कनेक्टिविटी का जहाँ तक सवाल है उसको परिभाषित करना बड़ा कठिन है, क्योंकि आज की तारीख में
जो उसके मानक हो सकते हैं कनेक्टिविटी के, क्योंकि एक विकासशील समाज है, निरंतर विकसित हमारा क्षेत्र हो रहा है, तो उसमें कनेक्टिविटी के मानक कल को बदल सकते हैं। हो सकता है कि और कनेक्टिविटी और अंदर तक और निचले स्तर तक जाने की ज़रूरत पड़े, लेकिन जहाँ तक बसावटों का सवाल है, गाँवों का सवाल है, लगभग सभी गाँवों को जो है इसमें सम्मिलित किया गया है। और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि पिछले 40-50 सालों में जितनी सड़कें बनी हैं उत्तराखंड के अंदर, अकेले उतनी सड़कें जो हैं भाजपा के इन 10 वर्षों के कार्यकाल में बन चुकी होंगी। सर, पर्यटन क्षेत्र में अगर हम बात करें तो उस क्षेत्र में जो है काफ़ी काम करने की मुझे लगता है आवश्यकता है, और आप भी समझते होंगे क्योंकि लगातार प्लान हो रहा है, युवा जो है लगातार पहाड़ों से जो है शहरी क्षेत्रों में आ रहे हैं, और अगर पर्यटन क्षेत्र में काम हो तो आने वाले वक्त में युवा वहीं रोजगार के साधन ढूंढेंगे, और इससे कहीं ना कहीं जो रिवर्स प्लान की बात होती है वो भी कारगर साबित होगा, क्योंकि 1700 से अधिक गाँव खाली हुए हैं, लगातार प्लान आयोग की रिपोर्ट है और चिंताजनक भी है। बिल्कुल, बेशक बड़ी चिंताजनक है, लेकिन इसमें एक उम्मीद की किरण भी हमको दिखती है। जिस तरह से मैंने अपने आसपास देखा है कि एक नई प्रवृत्ति, एक नई टेंडेंसी पैदा हो रही है, ख़ास तौर पे कोविड-19 के बाद, कि जो लोग स्थायी रूप से पलायित हो चुके थे, यहाँ से पलायन कर चुके थे, वो अब वापस अपने गांव में एक कमरा, 2 कमरा, एक अस्थायी आवास उन्होंने प्रारंभ कर दिया है, और उनके आवागमन में भी उनकी जो फ्रीक्वेंसी है उसमें काफ़ी वृद्धि हुई है। और मैं समझ सकता हूँ कि ये अच्छे संकेत हैं भविष्य के लिए। जिस रिवर्स पलायन की हम बात कर रहे हैं वो निश्चित रूप से प्रारंभ होगा। आपने देखा होगा कि ऋषिकेश में जितने भी एडवेंचर टूरिज्म के क्षेत्र में जितने लोग काम कर रहे हैं, उसमें से बड़ी तादाद में जो है वो उत्तराखंड के जो हैं नौजवान हैं, और धीरे धीरे उसका दायरा और विस्तार उसको मिल रहा है। मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे रुद्रप्रयाग में भी जो है रिवर राफ्टिंग का काम शुरू हुआ है, चमोली में रिवर राफ्टिंग का काम शुरू हुआ है। तो इस तरह से जो अन्य डेस्टिनेशन हैं जिनको काफ़ी ख्याति जिन्होंने अर्जित कर ली है, उसके अलावा जो अन्य नए डेस्टिनेशन हैं वो भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आने वाले समय में ज़्यादा अवसर यहाँ पे रोज़गार के होंगे, और रोज़गार के अवसरों का सृजन जब होगा तो निश्चित रूप से पहाड़ का युवा जो है उस पर ब्रेक लगेगा और वो इस क्षेत्र में रुकेगा। सर, अभी जो है फिल्म नीति को लेकर के जो सब्सिडी बढ़ाई गई थी, और ये माना जा रहा था कि जिस तरह से फिल्म नीति में तब्दीली हुई है, फिल्म नीति लाई गई है, उसमें कहीं ना कहीं जो बॉलीवुड से है वो लोग यहाँ पर आएंगे, और प्रधानमंत्री जी भी कहकर गए थे कि यहाँ पर जो है इनमें हब में काम करने की आवश्यकता है, इन्फ्लुएंसर को जो है यहाँ बुलाने की आवश्यकता है। तो आपको क्या, आप किस तरह से देखते हैं कि जब वो लोग यहाँ आएंगे, फिल्म बनाएंगे और इस तरह की नई चीज़ों को एडवेंचर में तब्दील करेंगे, तो किस तरह के लाभ जो है वो उत्तराखंड को मिलता हुआ नजर आएंगे? देखिए, अगर नैसर्गिक छटा की आप बात करें तो हम इस मामले में बहुत खुशकिस्मत हैं। कुदरत ने हमको बहुत कुछ बख्शा है, और कई बार इसकी तुलना स्विट्ज़रलैंड से भी की जाती है। अगर आज तक फिल्म प्रोड्यूसर यहाँ पर नहीं आ पा रहे थे तो उनको जो सुविधाएं, चाहे वो आवास की हों, भोजन की हों, दूसरी तीसरी मशीनों को लेकर के हों, उस तरह की सुविधाएं यहाँ पर मुहैया नहीं थी। लेकिन धामी जी की सरकार ने जितनी संवेदनशीलता के साथ इसको बढ़ावा दिया है, और मैं देख पा रहा हूँ कि बड़ी संख्या में जो फिल्म प्रोड्यूसर हैं वो उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। और अभी भी हमारे बहुत सारे ऐसे स्पॉट हैं जो फिल्मांकन के लिए एक आइडियल स्पॉट हो सकते हैं, आइडियल कंडीशंस वहाँ पे मौजूद हैं।
सिर्फ जो हमको एक आधारभूत संरचना है, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, उसके कनेक्टिविटी है, उसको डेवलप करने की आवश्यकता है। और वो सरकार जो है ऐसे स्पॉट्स को चिन्हित कर रही है, उनको डेवलप कर रही है। और मैं देख पा रहा हूँ कि आने वाला जो भविष्य है उसमें फिल्म निर्माण को लेकर के एक बड़ा डेस्टिनेशन उत्तराखंड बनने वाला है। सर लोग जो है वो काफ़ी जो है उत्तराखंड का रुख करते हैं। हालांकि हिमाचल जाते हैं, लेकिन हिमाचल से संख्या अब जो लगातार जो है उत्तराखंड क्षेत्र की बढ़ रही है। लेकिन अगर इस क्षेत्र में अगर बात करें कनेक्टिविटी की, वो तो लगातार बढ़ रही है, लेकिन जाम की स्थिति जो कि तो है। अगर देखा जाए तो कई ऐसे धाम हैं जो आज के समय में जो है पूरी तरह से जाम में फंसे हुए हैं, वहाँ लोग परेशान हैं। उसके क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता, आपको नहीं लगता कि और चीज़ें तब्दील करनी होंगी? बिल्कुल, बहुत ज़मीनी सच्चाई को आपने उजागर किया है। जैसे मैंने कहा, ऋषिकेश एक एडवेंचर टूरिज्म की कैपिटल के रूप में डेवलप हुई है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे जन दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ा है पिछले सालों में। और जाम की जो समस्या है उसको कोई भी अनदेखा नहीं कर सकता। वो एक बड़े बोटलनेक के रूप में डेवलप हुआ है। और आज चारों तरफ इस बात की मांग हो रही है कि वैकल्पिक मार्ग वहाँ पर करना पड़ेगा, बाईपास बनाना पड़ेगा या एलिवेटेड रोड बनानी पड़ेगी। और सिमिलरली जो छोटी टाउनशिप थे उत्तराखंड के, चाहे वो श्रीनगर हो, रुद्रप्रयाग हो। रुद्रप्रयाग की मैं आपको बताऊं कि NH पे जो है इस समय 900 मीटर की एक सुरंग जो है, टनल, वो बन करके तैयार है। अलकनंदा नदी पे एक बड़ा जो है पुल निर्माणाधीन है, जो कि इसी साल बन करके तैयार हो जाएगा। तो वहाँ की जो समस्या है वो बहुत हद तक हल हो जाएगी। श्रीनगर में मैरीन ड्राइव की जो परिकल्पना है वो बहुत जल्दी साकार होगी। और एक वैकल्पिक मार्ग के रूप में जब उसका उपयोग होगा तो निश्चित रूप से वहाँ भी जाम से कुछ निजात मिलेगी। देहरादून शहर अपने आप में पूरा शहर, कभी कभी लगता है कि पूरा शहर जाम हो गया है। इसके लिए एक लॉन्ग टर्म स्थायी समाधान ढूंढने की आवश्यकता है। और लंबे समय से इस बात की आवश्यकता महसूस की जा रही है कि एक नई टाउनशिप जो है वो देहरादून में डेवलप करने का अब समय आ गया है, क्योंकि इससे ज़्यादा जन दबाव सहने की स्थिति में देहरादून अब नहीं है। डबल टेकर बस की जो है बात कही थी अभी नितिन गडकरी जी आए, उन्होंने कहा कि डबल टेकर बस की लगता है शुरुआत करनी पड़ेगी। और उन्होंने जो है सुझाव भी दिया, और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि प्रस्ताव भेजिए, मैं इसको पास करूंगा, ताकि इसकी सुंदरता भी बढ़े और जो 100 से 150 लोग हैं वो हवा में जो है अपनी यात्रा को कर सकें। आपको लगता है कि अगर इस तरह की योजना भी आती है तो उससे भी जन दबाव जो लगातार पड़ रहा है उस पर जो है थोड़ी सी राहत मिलेगी? बिल्कुल, हमने देखा है कि दुनिया के जो विकसित देश हैं वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना सुव्यवस्थित है, इतना मजबूत है कि लोगों को प्राइवेट गाड़ियाँ इस्तेमाल करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। एक जो वाइब्रेंट सोसाइटी होती है उसमें कई बार ऐसी अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशंस आती हैं जिनको डील करने के लिए एक नए विज़न की आवश्यकता होती है, नए दृष्टिकोण से सोचने की आवश्यकता होती है। और कमोबेश वो समय अब आ चुका है, चाहे वो डबल डेकर बस की बात हो, चाहे वो मेट्रो ट्रेन की बात हो, चाहे वो भूमिगत रेलवे की बात हो। इस तरह के समाधान हमको, हमारी सरकार को ढूंढने ही होंगे अगर इन शहरों को जन दबाव से हमको मुक्त करना है तो। सर लास्ट सवाल मेरा ये है कि अहमदाबाद की जो घटना हुई है उसको आप किस दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि बड़ी घटना है और ऐसे में आपको नहीं लगता कि इस पूरे प्रकरण की जांच भी होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई एक व्यक्ति से जुड़ा मामला नहीं है, 242 परिवार थे, उससे अलग भी कई डॉक्टर्स उस बिल्डिंग में थे जो जिसे विमान टकराया था, तो आपको नहीं लगता इसकी जाँच भी होनी चाहिए? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत ही दुखद ये घटना थी। और एविएशन हिस्ट्री की ये, जिसको हम ये कह सकते हैं कि एक वर्स्ट जो है जो
दुर्घटना है उनमें से ये एक थी और निश्चित रूप से इसकी गहन जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिन परिस्थितियों में विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है इसको हम कह सकते हैं कि इट वाज रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिचुएशन। और जब इस तरह की सिचुएशन कोई होती है तो निश्चित रूप से उसके पीछे के कारणों का इन्वेस्टिगेशन होना निहायत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से कई जागरूक लोगों ने इसमें सैबोटाज की भी आशंका व्यक्त की है। और क्योंकि अभी हम प्रारंभिक दौर में हैं तो किसी भी संभावना को पूरी तरह से रूल आउट नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसको बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता है, क्योंकि इसका असर जिन लोगों की फैटल डेथ हुई है, जिनकी दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई है, उस सिर्फ उन्हीं तक सीमित नहीं है। इसके बहुत दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। जो सिविल एविएशन है उस पर ही कई प्रश्न चिन्ह खड़े हो सकते हैं, उस सेक्टर में ज़बरदस्त गिरावट हो सकती है और आने वाले समय में लोग जो है हवाई यात्राओं को अवॉइड करने की जो प्रवृत्ति है वो भी पनप सकती है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इसकी गहन जांच होना नितांत आवश्यकता है और अगर कोई भी किसी भी स्तर पर दोषी पाया जाता है तो उनको भी दंडित किए जाने की आवश्यकता है, ताकि इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। धन्यवाद सर। तो आप सुन रहे थे भाजपा विधायक भगत सिंह चौधरी को, जिन्होंने तमाम देश और राज्य के विषयों पर जो है अपनी राय रखी है। आज फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। अनेक खबरों को देखने के लिए H24 पर बना रही।